हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बिंदास तरीके से कर रहे होंगे। स्वागत है आपका गुप्ता क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास का हमारा जो उद्देश्य है ये तो आप जानते ही हैं, यह ज्योग्राफी का पार्ट नंबर 5 है। ज्योग्राफी की सीरीज जारी है और ज्योग्राफी की सीरीज को आप स्टैटिक जीके के नाम से भी पहचान देते हो। आप तो ये पता ही है कि इसका जो आप ये सवाल पढ़ रहे हैं, इनमें आप यूपीएससी के सभी एग्जाम, इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के एग्जाम और एसएससी सीजीएल का एग्जाम, सीएचएसएल, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, सीटेट, सुपरटेट, इन सभी एग्जाम में इन फाइल्स का, इन सीरीज का आप प्रयोग कर सकते हैं। इससे पहले संविधान की पूरी सीरीज आपके लिए अपलोड हो चुकी है, आप उनका बेनिफिट उठाइएगा। यहीं पर रीजनिंग और मैथमेटिक्स और कंप्यूटर की सीरीज आपके लिए गुप्ता क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप उनका लाभ उठाओ। और आज की क्लास का उद्देश्य, हम ज्योग्राफी का पार्ट नंबर 5 आपके सामने लेके आए हैं और क्वेश्चन बहुत उम्दा हैं और मोटिवेशन कोट के साथ आज हम इस क्लास को शुरू करते हैं। और कोट आपके सामने है, जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वो पूरी दुनिया जीत सकते हैं। क्लियर है? मतलब जिनका कोई मोटिव नहीं है, जिनका कोई टारगेट ही नहीं है, वो क्या करेंगे? पहले अपने उस मोटिव को, उस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए आपको सोचना पड़ेगा और फिर एक प्लानिंग करनी पड़ेगी और उस रणनीति के साथ अपने उस मुकाम को हासिल करना होगा। तो इसके साथ हम आज क्लास को आगे बढ़ाते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिखता है और इस सवाल को करने का प्रयास कीजिएगा। और जितने भी सवाल आपको दिखेंगे, पहले आप स्वयं माइंड लगाइएगा और उसके बाद फिर मैं आपको जवाब दूंगा। तो देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है। Who among the following was the first to state that the earth was spherical? निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? कौन है वो व्यक्ति जिसने सबसे पहले कहा कि पृथ्वी गोलाकार है? क्या अरस्तु ने कहा, क्या कोपरनिकस ने कहा, क्या टॉलमी ने कहा या स्ट्रॉबे ने कहा? तो मुझे बताओ, कौन थे वो महानुभाव जिन्होंने कहा कि पृथ्वी गोलाकार है? ठीक है, तो मुझे बताइएगा सबसे पहले। वेल डन, आप सभी बेहतर जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस सवाल का जवाब क्या आएगा? इस सवाल का जवाब आपके सामने है। इस सवाल का जवाब रहेगा अरस्तु। क्या रहेगा? अरस्तु रहेगा। अब आप कहोगे सर ये अरस्तु कौन है? तो अरस्तु के बारे में मैं आपको बता देता हूं। दुनिया में, यूरोप जगत में, पूरे यूरोप में अगर आप थिंकर, फिलोसफर, दार्शनिक, विद्वान लोगों की बात करोगे जिनका प्रभाव भारत के इतिहास पर भी पड़ा है, ठीक है, अब वो कौन कौन थे? तो मैं आपके सामने एक वर्ड बताऊंगा, स्पा। क्या बताऊंगा? स्पा। अब ये स्पा क्या है? अब ये नहीं कि सर वो ब्यूटी पार्लर वाला स्पा, वो नहीं। इसका एक ये निमोनिक कोड है। निमोनिक कोड क्यों लिखा है? जिससे कि आप उन यूरोप के सारे दार्शनिकों का समय काल याद रख सकें। समय काल क्या है? देखो, ये जो लास्ट का ए है, इससे बनता है अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर का मतलब कौन है? यूनान का सिकंदर। तो अलेक्जेंडर का गुरु कौन था? अरस्तु। कौन था? अरस्तु, जो इस सवाल का जवाब बना। और अरस्तु के गुरु का नाम क्या है? प्लूटो। क्या नाम? प्लूटो। और प्लूटो के गुरु का नाम सुकरात, सोक्रेट्स। इस तरीके से आप लोगों ने 4 दार्शनिकों के नाम सुने और इस सवाल का जवाब आपको अरस्तु मिल गया है। लेकिन अब अरस्तु कौन था, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। तो ये महान दार्शनिक अरस्तु है, जिसका समय काल आप लोगों को याद रखना है 384। 384, ठीक है। तो 384 बीसी, ईसा पूर्व, ईसा से पहले, और 384 ईसा पूर्व इसका समय काल रहा है। जन्म हुआ इसका और मृत्यु हुई 322 में, मतलब 61-62 साल की उम्र में इसकी मृत्यु हो गई। और ये यूनान का दार्शनिक था। और यूनान का दार्शनिक था, इसके बारे में क्या क्या कहा जाता है? इन सभी सब्जेक्टों का वो विद्वान था। वो बायोलॉजी, जूलॉजी, भौतिक विज्ञान, लॉजिकल, नीति शास्त्र और पॉलिटी, राजनीति विज्ञान का पिता भी कहलाता है। आप जानते हो, अब इसके बारे में ये व्यक्ति बड़ा विद्वान व्यक्ति था। संगीत, काव्य, रंगमंच, इन सभी सब्जेक्टों का ये मास्टर था। तो ये अरस्तु ने पहली बार कहा पृथ्वी गोल है, ऐसा हम कहते हैं। बट आपको पता होना चाहिए, पृथ्वी के बारे में सबसे पहले ज्ञान हिंदुस्तान के एक बड़े दार्शनिक आर्यभट्ट ने कहा था। लेकिन अब क्या करें, अंग्रेजों का प्रभाव भारत पर पड़ गया है। किताबों के अनुसार मुझे ये जवाब आपको देना पड़ रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, एट विच एवरेज स्पीड ऑफ द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन? वो कह रहा अपनी परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस मध्यम वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? वो एवरेज स्पीड क्या है कि अगर ये सूर्य है, अगर ये सूर्य है तो इस सूर्य के चारों तरफ ये पृथ्वी है, वो ऐसे चक्कर लगा रही है, तो वो स्पीड क्या है? वो स्पीड क्या है? बड़ा उम्दा सवाल है, जवाब देने का प्रयास कीजिएगा आप सभी। तो कितनी स्पीड है आप लोगों को ये तो मालूम ही होगा कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है 365 दिन। लिख लो, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है, लिखो 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। वापस सुनो,
365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में एक चक्कर सूर्य के चारों तरफ लगाती है पृथ्वी, और यह स्पीड होती है 30 किलोमीटर पर सेकंड। कितनी स्पीड होती है? 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड होती है। पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ जो परिक्रमा होता है, परिक्रमण पथ होता है, वो गोलाभ होता है। क्या होता है? दीर्घवृत्ताकार होता है, दीर्घवृत्ताकार होता है, अंडाकार पथ होता है। ये बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए था। अब आपको कि सर एक्सप्लेनेशन के बिना तो काम ही नहीं है, तो आओ चलो चलते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, और एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। क्या लिखा? कितना किलोमीटर? तो आपने कहा कि सर 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से एक चक्कर लगाती है। अगर हम दूरी माइल में बात करें, कितनी? 67,000 माइल्स पर आवर, 67,000 माइल्स पर आवर की गति से ये चक्कर लगाती है। और अब नेक्स्ट सवाल की तरफ, अच्छा ये देखिएगा, ये आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से समझाया गया है। कितने दिन में? 360 दिन ऑर्बिट। ये जनरली आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं पूरा का पूरा सीक्वेंस, तो आपने क्या लिखा सर? 365 दिन डे, और सर इसके साथ साथ कितने? 5 घंटे, और 5 घंटे के साथ साथ कितने सर? 48 मिनट, और सर इसके साथ 46 सेकंड। ये पूरा एक ऑर्बिट होता है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर इसमें लगाती है, और कितनी स्पीड से? 30 किलोमीटर, 30.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से लगाती है। और कैसे लगाती है सर? ऐसे लगाती है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में चक्कर लगाती है। ये बात आपको समझ में आ गई हो गई। अब ये सारा का सारा खेल है योद्धा बैच के योद्धाओं, आप इसको देखो। योद्धा, आप सभी योद्धा हैं, योद्धा ही कॉम्पिटिटर कहलाता है। तो आप देखिएगा, ये पूरा का पूरा आपके सामने सिस्टम है। ये सूर्य है, और सूर्य के चारों तरफ ये कैसे कैसे चक्कर लगाती है। ये स्प्रिंग है, ये समर सीजन है, ये ऑटम है, ये विंटर है, कौन सी डेट पर क्या होता है आप लोगों को सबको मालूम है। ये सारी दिशाओं की कहानी आपके सामने लिखी है। 20 और 21 मार्च को, 20 और 21 मार्च को क्या होता है? बसंत होता है, स्प्रिंग होता है। और इसके बाद समर होता है 20 व 21 जून को, 20 व 21 जून को समर सीजन होता है, मतलब सबसे बड़ा दिन हो जाता है। और 22 व 23 सितंबर को क्या होता है? 22 व 23 सितंबर को होता है, बताइए बताइए क्या होता है? शरद ऋतु, शरद ऋतु आता है। और 21 या 22 दिसंबर को क्या होता है? विंटर, मतलब विंटर सोलिस्टाइस होता है, विंटर सोलिस्टाइस होता है। ये बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो एक छोटा सी झलक आपको दिखाई है, ये सीजन है अर्थ के, और कैसे कैसे होता है, क्योंकि सीजन अर्थ जो सीजन है हमारे, जिनको आप क्या बोलते हो कि सर मौसम जैसे बदलते हैं, ऐसी जलवायु बदलती है, ऐसी हमारे यहाँ पर 4 मौसम, 3-3 महीने का एक सीजन होता है, 3-3 महीने का एक सीजन होता है। यहां से यहां तक 3 महीने, यहां से यहां तक 3 महीने, यहां से यहां तक 3 महीने, और यहां से यहां तक 3 महीने। तो ये सारी कहानी आपके सामने बताई है कि पृथ्वी व सूर्य के बीच में क्या संबंध है। तो वो सारी बातें छोटी सी झलक के तौर पर आपको दिखाया है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि है लगभग, द इक्वेटोरियल सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ इज नियरली। क्या 31,000 किलोमीटर है? क्या 40,000 किलोमीटर है? क्या 50,000 किलोमीटर है? या 64,000 किलोमीटर है? हे योद्धाओं, योद्धा बैच के योद्धाओं, इस सवाल का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। कितनी होती है पृथ्वी की क्या भूमध्य रेखीय परिधि? भूमध्य रेखीय परिधि का मतलब क्या है? तो मैं अभी आपको पूरा का पूरा जवाब देना चाहता हूं। आप आइए मेरे साथ इस सवाल का जवाब देखिएगा। इस सवाल का जवाब आपको यहां से बिंदास तरीके से मिलेगा। क्या बताया है कि सर ये पृथ्वी है, सर ये पृथ्वी है। अगर मैं भूमध्य रेखीय परिधि की बात करूं तो पृथ्वी को ऐसे नाप देना चारों तरफ से, तो कितनी है? 40,075 किलोमीटर है। कहने का मतलब पृथ्वी के चारों तरफ फीता लेके इक्वेटर से नाप दो, सर्कमफेरेंस कहलाती है ये। अगर मैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल की चारों तरफ ऐसे फीता रख के नाप दूं तो कितनी होगी? आप जानते हैं, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, 40,008 किलोमीटर है। 40,008 किलोमीटर है। कौन सी? पोलर सर्कमफेरेंस, पोलर सर्कमफेरेंस, ध्रुवीय परिधि। और इक्वेटोरियल सर्कमफेरेंस कितनी है? 40,075 किलोमीटर है। डायमीटर भी बदलेगा, डायमीटर भी बदलेगा। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछता है नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक कितना किलोमीटर है? नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक 12,714 किलोमीटर है। और अगर मैं भूमध्य रेखीय व्यास की बात करूं तो कितना है? 12,756 किलोमीटर है। ये बातें आप लोगों को नोट डाउन करते रहना है और इस क्लास का लाभ उठाते चलना है। कुछ चीजें लिखनी होंगी, तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे। इससे साबित होता है कि पृथ्वी नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर चपटी है और बीच में चौड़ी है, बीच में चौड़ी है। ठीक है, ये बात आप लोगों को यहां पर क्लियर हो गया होगा।
अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। द अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन इज ऑलवेज इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ। पृथ्वी की परिक्रमा सदा झुकी होती है। पृथ्वी अपनी एक्स पर कितना झुकी होती है? आप लोगों को मालूम है, पृथ्वी अगर अपनी एक्स पर ना झुके तो दिन और रात की अवधि बराबर हो जाएगी। दिन व रात की अवधि बराबर हो जाएगी और सीजन हमेशा एक जैसे ही रहेगा। जहां सर्दी है वहां हमेशा सर्दी रहेगी और जहां गर्मी है वहां पर हमेशा गर्मी रहेगी। इस तरीके से पृथ्वी पर जीना दुर्भर हो जाएगा। अब पृथ्वी अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री झुककर घूमती है। कितना? 23.5 डिग्री फ्रॉम इलिप्टिकल एक्सिस। दीर्घवृत्ताकार धुरी पर 23.5 डिग्री झुककर घूमती है। तो सवाल का जवाब तो आपको मिल गया है, बट एक्सप्लेनेशन के बिना बात कहां बनेगी? आप देख रहे हो पृथ्वी कैसे झुक के घूम रही है। ये अक्ष है, ये अक्ष है, देखो 23.5 डिग्री। ये कितना डिग्री घूम रही है? 23.5 डिग्री झुक के घूम रही है। तो ये सारी की सारी कहानी है। अगर पृथ्वी अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री झुक के ना घूमे तो पृथ्वी पर हर जगह एक जैसा ही सीजन रहेगा। जहां गर्मी रहती वहां हमेशा गर्मी रहेगी और जहां सर्दी रहती वहां हमेशा सर्दी रहेगी। तो पृथ्वी के झुकने के कारण सीजनल चेंज होता है। ये बात आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। अब आपने इस डायग्राम को तो देख लिया है। अब इसी के साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और दूंगा। तो ये है पृथ्वी का सारा खेल। पृथ्वी अपनी अक्ष पर कितना झुक के घूम रही है? 23.5 डिग्री झुककर घूमती है। तो इस तरीके से आप लोगों ने पढ़ा कि ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आ गई। तो ये है 23.5 डिग्री का, और इस तरीके से आप इसे समझ सकते हो। पृथ्वी अपनी अक्ष पर कितना घूम रही है? 23.5 डिग्री टिल्ड होकर घूमती है। नेक्स्ट, अब इस सवाल को आप देखिएगा, व्हाट कॉज द चेंज ऑफ सीजन? मौसम बदलने का क्या कारण है? बताइए, सीजन क्यों चेंज होते हैं? अभी बताया था, सीजन चेंज होने के क्या कारण हैं? किस कारण बदलती है? क्या फर्स्ट ऑप्शन है पृथ्वी का अपनी दूरी पर घूमना, या दूसरा ऑप्शन है अर्थ रिवोल्यूशन, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, या थर्ड ऑप्शन है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर अपने अक्ष पर झुका होना, और या चौथा ऑप्शन है पृथ्वी का अपनी धुरी पर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना। मुझे इस सवाल का जवाब दीजिएगा। बड़ा उम्दा सवाल है, वेल डन। इसका एक्सप्लेनेशन देखने से पहले आपको इसका जवाब देना होगा। बहुत बेहतर सवाल है, आप देने का प्रयास कीजिएगा। वेल डन। क्या आएगा? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना। अपने अक्ष पर झुका होना, ये इसका सबसे बेस्ट जवाब आएगा। क्लियर है? आपको अभी कुछ देर पहले एक्सप्लेनेशन दिया था, तो सवाल का जवाब तो आपको मिल गया है। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिएगा वापस। क्या लिखा है? रीजन फॉर सीजन। देखो कितना बढ़िया बात लिखा है, रीजन फॉर सीजन। ठीक है, सीजन का मतलब है जल। पृथ्वी के 3 महीने में जो सीजन बदलते, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी शरद, कभी बसंत, ये जो सीजन होते हैं, तो क्यों होते हैं उसके 2 कारण हैं। 2 कारण कौन कौन से हैं? द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज टिल्ड 23.5 डिग्री। सेकंड वर्ड क्या लिखा था? अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन वंस अ ईयर। ये दोनों रीजन उस सवाल में जवाब थे, तो इनका जवाब आपके सामने आ गया। अगर ऐसा ना होता तो क्या होता? ये सारी घटनाएं आपके सामने हैं। जहां गर्मी है वहां गर्मी रहती, जहां सर्दी है हमेशा सर्दी रहती। इस तरीके से पृथ्वी पर जीवन दुर्भर हो जाता। इसी सवाल का जवाब आपको मिल गया है। सवाल का जवाब आपको मिल गया है, एक्सप्लेनेशन भी आपको दिखा दी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखो ये सारा का सारा, पहले तो आप ये समझ लो, ये सूर्य है। सूर्य से कैसे कैसे स्थिति बदली है, स्प्रिंग क्या है, समर क्या है, ऑटम क्या है, विंटर क्या है। क्लियर है? ये सारी तारीख आप लोगों को याद रखनी होगी। ये कौन सी तारीख है? 21 मार्च। ये कौन सी तारीख है? 21 जून। क्या होती है? 21 जून। अगर बात करें ये कौन सी तारीख है? 23 सितंबर। और ये कौन सी है? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध पर विंटर होता है। 21 मार्च को क्या होता है? तो आप कहोगे सर बसंत होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? सर सबसे ज्यादा गर्मी होती है। और 21 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? शरद ऋतु होती है। ये सारी की कहानी क्यों कहानी आई? क्योंकि पृथ्वी अपनी अक्ष पर झुककर घूमती है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ प्लेन स्टार्ट फ्लाइंग। अरे बहुत उम्दा सवाल है, प्रयास कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। ऐसा सवाल अगर आप कर गए तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। वो कह रहा है अ प्लेन स्टार्ट फ्लाइंग फ्रॉम 30 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड एंड 50 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड एंड लैंड्स एट अपोजिट एंड ऑफ द अर्थ, वेयर विल इट लैंड। बहुत अच्छा सवाल है। पेन रजिस्टर लेके बैठेगा, क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। जब ये क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाए तो फिर मुझे बताना कि सर इसका जवाब ये आएगा। मैं अब इसको सोल्व करता हूं और आप इसको देखना। वो क्या कह रहा है? अ प्लेन स्टार्ट फ्लाइंग फ्रॉम 30 डिग्री
नदन लैटिट्यूड। अब इस सवाल को अगर मैं यहां पर दिखाता हूं, यहां दिख जाएगा आपको दिख जाएगा, ये समझिएगा। आई थिंक आप देख पा रहे हो। हाँ, ये आप जानते हो कुछ ऐसा है। 30 डिग्री लैटिट्यूड का मतलब ये है 30 डिग्री ऊपर है, 30 डिग्री नदन लैटिट्यूड एंड 50 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, मतलब ये कुछ ऐसा है। प्लेन यहां से उड़ेगा 50 डिग्री ईस्टर्न, ईस्टर्न का मतलब इधर उल्टा। अब इसके लिए रफ मुझे इससे करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आपको ये दिखाना भी तो है कि कैसे कैसे है। इसके लिए मुझे एक ब्लैंक पेज चाहिए और यहां पर ब्लैंक पेज मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो अब आप देखिएगा, जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे क्वेश्चन के साथ आपको चलना है, ठीक है। आपको जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे अनुसार चलते रहो। इसका जस्ट अपोजिट पूछ रहा है, तो देखो 30 डिग्री नॉर्थ है, तो 30 डिग्री नॉर्थ का अपोजिट क्या हो जाएगा? 30 डिग्री साउथ, नॉर्थ का साउथ हो जाएगा। 50 डिग्री क्या ईस्ट है, तो 50 डिग्री का वेस्ट हो जाएगा। अपोजिट तो यही होगा, अपोजिट पूछा है तो इसके जस्ट अपोजिट आप इस सवाल का जवाब दो दोगे, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन आपको केवल इतना याद रखना, अपोजिट मतलब उत्तर का अपोजिट दक्षिण, पूरब का अपोजिट पश्चिम, ये बात आप लोगों को समझते हुए चलना है। सेम लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वही रहेंगे वर्ड। तो इस तरह इस सवाल का जवाब आपको क्या मिल गया? डी जवाब मिल गया। ओके स्टूडेंट्स, बड़ा आसान तरीके से आपको समझा दिया गया है। और इसमें जब भी ऐसे सवाल आए तो ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में आते हैं, इसके लिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का बेसिक ज्ञान आपके पास होना अति आवश्यक है। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा, मैं उसमें इस टाइप के सारे सवाल आपको कराऊंगा। ओके, कि कोई जहाज जो है एरोप्लेन है वहां से उड़ा, वहां पर पहुंचा इतने डिग्री में इतने घंटे में, तो बताइए वहां समय कितना हो रहा होगा, ये भी हम प्रयास करेंगे। अब इसके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कुछ यहां पर देखिएगा। पूरा टाइम जोन है इस पृथ्वी पर, हमारी पृथ्वी पर कुल कितने टाइम जोन है? 24 टाइम जोन है। एक टाइम जोन 15 डिग्री का होता है, एक टाइम जोन 15 डिग्री का होता है। और जो ये लाइन है आप जानते हो, ये जीएमटी लाइन है, जीएमटी लाइन है। और ये लाइन क्या है? ये आप जानते हो इंटरनेशनल डेट लाइन है, इंटरनेशनल डेट लाइन है जो जिगजैग है, प्रशांत महासागर से गुजरती है। ये 180 डिग्री है जिससे तारीख का पता चलता है, और ये 0 डिग्री है जिससे समय का पता चलता है। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। भारत इस लाइन से 5.5 घंटे आगे है, भारत इस लाइन से 5.5 घंटे आगे है। इसी कारणवश हम भारत को क्या लिखते हैं? GMT प्लस 5.5। अब ये कैसे आया? इसके लिए तो हमें थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और उस बेसिक नॉलेज के लिए आप सेकंड वीडियो जो इसके बाद 6th पार्ट आएगा उसमें इसका एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। ईस्ट गोइंग ऐड और वेस्ट गोइंग सब्ट्रैक्ट। ईस्ट में जाते हो तो ऐड होगा और वेस्ट में जाते हो तो सब्ट्रैक्ट होगा। क्या? जीएमटी में से टाइम, जीएमटी में से टाइम। ये बात आप लोगों को यहां समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर है, देखिएगा क्या कह रहा है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। अब वो कह रहा है भारत में कर्क रेखा, ये तो आप सबको मालूम है कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब गुजरात आता है। गुजरात क्या इस ऑप्शन में है? हाँ सर, गुजरात तो आएगा ही। गुजरात के बाद क्या आता? राजस्थान। क्या राजस्थान है इस ऑप्शन में? नहीं है। राजस्थान के बाद क्या आता? मध्य प्रदेश। क्या मध्य प्रदेश है? नहीं है। मध्य प्रदेश के बाद क्या आता है? छत्तीसगढ़। क्या छत्तीसगढ़ है? यस सर, छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के बाद क्या आता? झारखंड। क्या झारखंड है? यस सर। झारखंड के बाद क्या आता? वेस्ट बंगाल, और फिर त्रिपुरा, और फिर मिजोरम। उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। अगर उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 1 2 ये 3 है, ये ऑप्शन नंबर 3 है, और ये ऑप्शन नंबर 4 है, ये ऑप्शन नंबर 4 है। तो क्या जवाब आ जाएगा? 1 2 4। 1 2 4 कहां पर लिखा है? 1 2 4 फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है। 1 2 4 फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। इस सवाल का जवाब आपको मिल गया है। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिएगा। ये है इंडिया का मैप। इंडिया के मैप में ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। 23.5 डिग्री उत्तर रेखा को 23.5 डिग्री नॉर्थ को आप कर्क रेखा कहते हो। ये कितने राज्यों से गुजरती है? पहला तो गुजरात हुआ, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा बेटा झारखंड, और छठा वेस्ट बंगाल, और 7वें नंबर पर क्या आएगा? 7वें नंबर पर त्रिपुरा, और 8th नंबर पर क्या आएगा? मिजोरम। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा पास होती है। कर्क रेखा से ऊपर वाला भारत नॉर्थ इंडिया, और नीचे वाला भारत साउथ इंडिया कहलाता है। ये बात आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। देखो कितना आसान सा सवाल पूछा है। अभी अभी तो हमने जवाब देना सीखा है।
थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो अभी अभी कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। उनका नाम अब वापस देख लो, आपको तो बार बार एक्सप्लेनेशन जब मिल जाएगा तो तकलीफ ही नहीं होगा। तो सबसे पहले कौन है? देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज अ इमेजिनरी लाइन जो 23.5 डिग्री होती है नॉर्थ में। इट डिवाइड इंडिया इनटू 2 इक्वल पोर्शन और भारत के 8 राज्यों से गुजरती है ये। नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और कर्क रेखा को भारत में एक नदी है जो 2 बार काटती है। उस नदी का नाम क्या है? माही। क्या नाम है? माही। माही एक बार तो इसको मध्य प्रदेश में काटती है, एक बार इसको गुजरात में काटती है। ऐसे समझो, ऐसे चलकर ऐसे ये ऐसे जा रही है नदी, तो यहां पर क्या हुआ? ये मध्य प्रदेश और यहां पर क्या हुआ? गुजरात। ऐसे काटती है माही नदी। मैं समझता हूं आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर सच में सवाल समझ में आ रहे हैं तो लाइक करके जरूर जाना, मुझे पता चल जाएगा कि जितने भी योद्धा हैं कैसे स्टडी कर रहे हैं और मेरा उत्साह भी बढ़ेगा और आपको सारी वीडियोज मिलती रहेगी। और कमेंट में अपने सजेशन देना और सजेशन से मुझे मालूम होगा कि आपकी डिमांड क्या है। ओके योद्धाओं, टेंशन नहीं लेना, बिंदास तरीके से परीक्षा देना है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल क्या है? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉट पासेस थ्रू, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अभी अभी बताया था कर्क रेखा। अच्छा, अब ये पूछ रहा है कौन से देश से नहीं गुजरती है। तो देशों की बात आते ही आप लोगों को पहले तो समझ में आना चाहिए 3 महाद्वीपों से गुजरती है कर्क रेखा। 3 महाद्वीपों से 23.5 डिग्री नॉर्थ 3 महाद्वीपों से गुजरती है। नॉर्थ अमेरिका एंड अफ्रीका और एशिया अब ये बात आप लोगों को याद रखनी है, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। ये बात आपको पता चल गई। पहले तो सवाल का जवाब दीजिएगा। नॉर्थ अमेरिका में केवल 2 ही देश हैं, एक का नाम क्या है? मैक्सिको और दूसरे का नाम है बहमास। मैक्सिको और बहमास। यहां पर तो एक तो हो गया मैक्सिको, एक हो गया बहमास, ये तो 2 देश हो गए। अफ्रीका में कि सर, अब सवाल यह है कि सर ईरान से, इजिप्ट से, इंडिया से, म्यांमार से। पहले सवाल का जवाब देख लो। इस सवाल का जवाब आएगा ईरान। ईरान से कर्क रेखा नहीं गुजरती। ईरान से कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो आप कहोगे सर कौन कौन से देशों से गुजरती है कर्क रेखा दुनिया में? देखो, कर्क रेखा भारत के तो 8 राज्यों से गुजरती है, बट दुनिया के कितने देशों से गुजरती है उसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। इस पर आप देखिएगा, ये है कर्क रेखा, ये है कर्क रेखा। तो आप क्या देख रहे हो? वेस्टर्न सहारा से गुजरती है, मरुतानिया से गुजरती है, अल्जीरिया से गुजरती है, माली से गुजरती है, लीबिया से गुजरती है, नाइजर से गुजरती है, इजिप्ट से गुजरती है। फिर सर सऊदी अरब से गुजरती है, यूएई से गुजरती है, ओमान से गुजरती है, इंडिया से गुजरती है, बांग्लादेश से गुजरती है, म्यांमार से गुजरती है और चाइना से गुजरती है और ताइवान से गुजरती है। सर मेरे सारे शब्द सुनो और इसको देख लो, इसमें ईरान कहीं नहीं आया, ईरान कहीं नहीं आया। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं इसका फिर से एक्सप्लेनेशन। ये सारे देश आपके सामने हैं। नॉर्थ अमेरिका के तो ये हो गए, अफ्रीका के ये सारे देश हो गए यहां तक, और एशिया के ये सारे देश हो गए। इसके अलावा आप देख रहे हो इसमें कहीं भी ईरान का नाम नहीं है। इस तरीके से आपने इस सवाल का जवाब देख लिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं आज की क्लास के लास्ट सवाल पर। आज की क्लास का लास्ट सवाल क्या कहता है आपसे? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? कहने का मतलब वो भारत के रेफरेंस में पूछ रहा है। भारत के रेफरेंस में पूछ रहा है कि बताइए इन नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के बिल्कुल निकट है। ठीक, तो मैं आप लोगों को पूरा सीक्वेंस बता देता हूं योद्धाओं। इस सीक्वेंस को आपको लर्न कर लेना है कि कर्क रेखा से दूरी के आधार पर कौन कौन सा शहर है। तो नंबर 1 पे याद रखना, सबसे पहले तो रांची याद रखना। क्या याद रखना है? रांची याद रखना, सबसे पास में है क्योंकि रांची से तो गुजरती है कर्क रेखा। और नंबर 2 क्या याद रखना? रांची के बाद भोपाल याद रखना है। क्या याद रखना है? भोपाल याद रखना है। एंड नंबर 3 पर क्या याद रखना है? भोपाल के बाद आपको याद रखना गांधीनगर। क्या रखना है? गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गांधीनगर हो गया। एंड 4th नंबर पर क्या याद रखना है आपको? जबलपुर। क्या याद रखना है? जबलपुर। और जबलपुर के बाद 5वें नंबर पर क्या याद रखना? अंबिकापुर। क्या याद रखना है? अंबिकापुर। अंबिकापुर लिख लो। 5th नंबर पर अंबिकापुर। 6th नंबर पर उज्जैन, लिख लो जल्दी जल्दी।
फिफ्थ नंबर पर अंबिकापुर, अंबिकापुर कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। अंबिकापुर कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। और सिक्स्थ नंबर पर है उज्जैन। सिक्स्थ नंबर पर उज्जैन कहां पर है? मध्य प्रदेश। महाकाल की भूमि उज्जैन। अवंतिका का नाम सुना होगा, वही उज्जैन। शिप्रा नदी वहीं से बहती है, वही उज्जैन। जहां लगता है कुंभ का मेला, वही उज्जैन। जिसको कहते हैं सिंहस्थ, वही उज्जैन। वेल डन। उसके बाद अगर आप देखोगे अगरतला से गुजरती है। अगरतला कहां पर है? अगरतला त्रिपुरा। अगरतला त्रिपुरा। और उसके बाद जो दूरी के आधार पर है कर्क रेखा से दूरी के आधार पर बोल रहा हूं, ध्यान देना। कर्क रेखा जहां से गुजरती है रांची। उसके बाद दूसरा सिटी उसके पास में कौन है? भोपाल। थर्ड नंबर पर कौन है? गांधीनगर। फोर्थ नंबर पर क्या है? जबलपुर। फिफ्थ नंबर पर क्या है? अंबिकापुर। सिक्स्थ नंबर पर क्या है? उज्जैन। सेवंथ नंबर पर क्या है? अगरतला। और आठवें नंबर पर अहमदाबाद। आठवें नंबर पर अहमदाबाद। एट्थ नंबर पर अहमदाबाद। तो सवाल का जवाब तो अब आपको मिल गया होगा। मैंने आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दे दिया है। तो अब निम्न नगरों में से कर्क रेखा किसके निकट से गुजरती है? तो अब आप यहां पर ऑब्जर्व कीजिएगा, इनमें सबसे पास में कौन है? अब देखिएगा गांधीनगर। क्या है? गांधीनगर। देखो गांधीनगर यहां पर आया, रांची और भोपाल तो इसमें है ही नहीं है, तो गांधीनगर से गुजरती है। गांधीनगर बिल्कुल पास में है। किससे? कर्क रेखा के पास में है गांधीनगर। और कर्क रेखा जिस शहर से गुजरती है उसका नाम है रांची। रांची के बाद कौन सा शहर है? भोपाल। भोपाल के बाद थर्ड नंबर पर कौन है? सर गांधीनगर। फोर्थ नंबर पर कौन है? जबलपुर। इस तरीके से आपने इस सवाल का जवाब देखा। मुझे बताओ आपको ये बात समझ में आई? अब इसका एक्सप्लेनेशन तो आपको मिल ही जाएगा। एक्सप्लेनेशन तो आपके सामने है। ये कौन कौन से नगर है ये सब आप देख लीजिएगा। ठीक है, दूरी के आधार पर मैंने बता दिया, दूरी के आधार पर मैंने सीक्वेंस बताया, उसी को याद रखना है। और यहां पर कर्क रेखा के सामने ये प्लस माइनस लिखा है, ये डिग्री है, इसके आधार पर इस सवाल का जवाब आप ले सकते थे। तो मुझे बताओ क्या आज की क्लास, आज की वीडियो आपको पसंद आई? योद्धाओं, आपका कोई सजेशन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उस सजेशन पर अमल करूंगा और आपका प्रयास करूंगा कि जो आपकी समस्याएं हैं उनका समाधान करूं। और गुप्ता क्लासेस आपके साथ है। जितनी भी वीडियोस गुप्ता क्लासेस ने आपके लिए प्रोवाइड की हैं उन सबको देखिएगा और उनको स्टडी करिएगा और एग्जाम योद्धाओं की भूमिका में दीजिएगा। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।